एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को कौन कौन से फैक्टर्स ड्राइव करते हैं। सबसे पहला और सबसे क्रिटिकल होता है बिजनेस परफॉर्मेंस। जब आपने एक शेयर 100 रुपए का लिया था तो हर एक शेयर पे अर्निंग 10 रुपए थी, लेकिन जब उसने बेचा तो हर शेयर पे अर्निंग 50 रुपए थी। ऐसा तभी हो सकता है जब कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, उनका रेवेन्यू बढ़ रहा हो, लॉसेस कम से कम हो। किसी भी कंपनी का जब फंडामेंटल एनालिसिस आपने अच्छा किया हो ना, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके टिप्स पर रहेंगी। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आप कंपनी के सेल्स ग्रोथ, ऑपरेटिंग लेवरेज, मार्जिन इंप्रूवमेंट और डेट रिडक्शन को एनालाइज करेंगे। जब शेयर प्राइस 100 था और पर शेयर अर्निंग 10 रुपीज की थी, तब आपके शेयर का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 10x था। जब आपने बेचा वो शेयर, तब प्राइस टू अर्निंग रेशियो 20x था, यानी 1000 रुपए का शेयर और पर शेयर अर्निंग 50 रुपीज हुई। ये होता है टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट, जिसमें आप अलग अलग पैरामीटर्स पे कंपनी के शेयर प्राइस को और उसके ट्रेडेड वॉल्यूम को एनालाइज करते हैं। दोस्तों, मोटे तौर पे समझी जाए बात तो प्राइस वॉल्यूम एक्शन। प्रॉब्लम तब आती है जब आप सिर्फ किसी एक पर ज्यादा फोकस करते हैं और दूसरे फंडामेंटल को निग्लेक्ट कर देते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस किया तो टेक्निकल नहीं किया, और टेक्निकल किया तो फंडामेंटल को इग्नोर कर दिया। लॉस करने का इससे ज्यादा कोई श्योर शॉट तरीका नहीं हो सकता। चार्ली मंगर इसे मैन विद अ हैमर सिंड्रोम कहते हैं। मतलब कि अपने सारे प्रॉब्लम्स के लिए एक ही सोल्यूशन लेके तैयार रहना, क्योंकि आइसोलेशन में किसी भी टूल का इस्तेमाल करना बहुत गलत अप्रोच है। एक स्टॉक है जो अंडर वैल्यूड है, मान लीजिए, जब वो अपने रियल वैल्यू में पहुंच जाएगा तो आपको टेक्निकल एनालिसिस से ही पता चलता रहेगा कि उसके प्राइस में अप्रिसिएशन हो रहा है और वो कहां तक जा सकता है। लेकिन ये प्राइस राइज कितना सस्टेनेबल है, ये आपको फंडामेंटल एनालिसिस बताएगा। क्या कंपनी का सेल्स ग्रोथ अच्छा है, क्या उनका डेट कम हो रहा है, उनके मार्जिन इंप्रूव हुए हैं या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं अच्छे सेल ग्रोथ के लिए वो अपना मार्जिन सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अगर मार्जिन सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो उनका प्रॉफिट अच्छा नहीं होगा, और ऐसी हालत में शेयर प्राइस में उछाल ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। जैसे सभी एस्पेक्ट्स आपको फंडामेंटल एनालिसिस करने पर ही पता चलता है। अब जरा प्राइस वॉल्यूम एक्शन को और बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स हालांकि इससे दूर रहते हैं, लेकिन ये स्टॉक्स को स्क्रीन करने का बहुत ही अच्छा टूल। इससे आपको अपने एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को डिसाइड करने में आसानी हो जाती है। चंपक अब तक बहुत ध्यान से आर्यन की बात सुनते रहे थे। उन्होंने आर्यन से कहा कि भाई, जब इतना सारा फंडामेंटल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो मुझे प्राइस वॉल्यूम एक्शन समझने की क्या जरूरत है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा कि सब्र करो, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा तुम्हें। स्टॉक मार्केट में डेली बेसिस पे क्या होता है, कुछ लोग स्टॉक खरीदते हैं, कुछ बेचते हैं। हर एक ट्रांजेक्शन के दो पहलू होते हैं। पहला वॉल्यूम या क्वांटिटी, मतलब कि किसी ने कितने स्टॉक्स बेचे। दूसरा प्राइस, यानी किस रेट पे स्टॉक्स का ट्रांजैक्शन हुआ। जितने भी टर्म्स आप टेक्निकल एनालिसिस में पढ़ते हैं वो इन दो बिल्डिंग ब्लॉक्स को डिराइव करते हैं। चाहे वो आरएसआई हो, मूविंग एवरेज हो, या कोई और की पॉइंटर, सबका बेस प्राइस और वॉल्यूम ही होते हैं। प्राइस वॉल्यूम एक्शन को आपने समझ लिया तो आप उससे कई कंक्लूजन निकाल सकते हैं। लेकिन प्राइस वॉल्यूम एक्शन को अप्लाई कैसे करेंगे आप, और कैसे इंश्योर करेंगे कि आप इसका इस्तेमाल सबसे अच्छा करें, इसका जवाब मिलेगा हमें फंडामेंटल एनालिसिस में गुरु। मान लीजिए कि कोई कंपनी है जिसका क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि उनके रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा अच्छे रहेंगे, या उन्होंने कोई नया पाथ ब्रेकिंग प्रोडक्ट बना लिया है और वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। इस सब न्यूज का मार्केट में एक पॉजिटिव असर होगा, जो शेयर प्राइस को उछाल में पता चलेगा, जो शेयर प्राइस की उछाल में पता चलेगा। अब अगर गवर्नमेंट ने किसी स्पेसिफिक सेक्टर को कुछ छूट दी हो, जैसे कोविड के टाइम पे वैक्सीन बनाने वाली कंपनी को कुछ बेनिफिट दिए जा रहे थे, तो उसका असर भी उसकी प्राइस पे दिखेगा। तो देखा दोस्तों, कैसे फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों ही एनालिसिस बहुत जरूरी है आपको एक बेहतर इन्वेस्टर बनाने के लिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, हम जहां बात करेंगे ट्रीज एनालॉजी के बारे में। एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? सिलेक्शन करना कि वो कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। आपको ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है जिसके कंपाउंड करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो। इसी को आर्ट ऑफ स्क्रीनिंग कहते हैं। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है देवांग तिवारी और आप सुन रहे हैं यू कैन कंपाउंड की बुक समरी, जिसे अदाप्ट किया है नितिन झा ने। तो थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि आखिर स्क्रीनिंग करने का सबसे सही तरीका क्या है। किसी भी अच्छी कंपनी में कंपाउंडिंग इंट्रिंसिक होती है, मतलब कि उस कंपनी में रिटर्न्स का सीधा संबंध कंपनी के परफॉर्मेंस से होता है। आपको फोकस करना है दो पैरामीटर्स पे। एक तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कि जितना पैसा कंपनी ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है उसे ऊपर रिटर्न कैसा मिला, और दूसरा अर्निंग्स ग्रोथ, मतलब कि रेवेन्यू में साल दर साल, क्वार्टर दर क्वार्टर कितना ग्रोथ हुआ है। आप एक सिंपल सा 2x2 का मैट्रिक्स बना लीजिए। एक्स एक्सिस पे अर्निंग्स ग्रोथ को रखिए और वाई एक्सिस पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को। इस ग्रिड में टॉप राइट पे जहां रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी हाई हो और अर्निंग्स ग्रोथ भी, उसे हम बैनियन ट्री कहेंगे। आपके इन्वेस्टमेंट करियर में आपको एक या दो ऐसे बैनियन ट्री मिल जाएं तो समझिए कि आपकी नैया पार हो गई। ऐसी कंपनी जहां रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हाई है लेकिन अर्निंग्स ग्रोथ लो है,
ऐसी कंपनी कैपिटल री इन्वेस्ट नहीं करती, बल्कि अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है। आप ऐसी कंपनी के डिविडेंड से अपना एक सेट लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। अगर कोई कंपनी जिसका अर्निंग्स ग्रोथ तो हाई है लेकिन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत लो है, ऐसी कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी नहीं होती। आपको ऐसी कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। किसी कंपनी में अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लो है और अर्निंग्स ग्रोथ भी लो है, ऐसी कंपनी कैक्टस जैसी होती है। कोई भी इन्वेस्टर ऐसी कंपनी में पैसा नहीं लगाता। इसके अलावा बैम्बू ट्री जो इम्प्रूवमेंट के पाथ पर होती है और पाम ट्रीज जो साइक्लिकल पाथ पे होती है, मतलब कि किसी सीजनल फ्रूट की तरह उनका भी टाइम आता है लेकिन हमेशा नहीं रहता। चलिए इसे थोड़ा और डिटेल में जानते हैं हर टाइप के ट्रीज को। बैनियन ट्री ऐसी कंपनी है जो अपने प्रॉफिट को लगातार अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करती रहती है, कैपेसिटी बढ़ाती है जिससे ग्रोथ भी बढ़ती जाती है। ऐसी कंपनी इंट्रिंसिक कंपाउंडिंग का बहुत अच्छा एग्जाम्पल होती है। ये कंसिस्टेंट भी होती है और इनका लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी गारंटीड होता है। ये कंपनियां इन्वेस्टर्स में अक्सर बहुत पॉपुलर होती हैं और इनका प्राइस भी ज्यादा होता है, और ऐसा होना भी चाहिए। अगर आप ऐसे किसी कंपनी को फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि जब मार्केट क्रैश भी करता है तो ऐसी कंपनी के शेयर ज्यादा नहीं गिरते, लेकिन जब जब मार्केट क्रैश होता है तब सही टाइम होता है कंपनियों में ज्यादा इन्वेस्ट करने का, क्योंकि इनका शेयर प्राइस क्रैश में जरूरत से ज्यादा नीचे आ जाता है। मैंगो ट्रीज की खासियत क्या होती है? हमेशा आपको जूसी मीठा फ्रूट मिलता रहेगा। जी, स्टॉक्स के टर्म्स में अगर हम मैंगो ट्रीज वाली कंपनियों की बात करें दोस्तों, तो एक शेयर होल्डर को हमेशा डिविडेंड मिलता रहेगा ऐसी कंपनी के साथ। ये कंपनी जनरली ब्लू चिप कंपनी होती है जो बाकी कंपनियों के मुकाबले थोड़ा फास्ट रेट में ग्रो करती है। लेकिन एक चैलेंज है इसमें, जब सेक्टर में ग्रोथ स्लो डाउन हो जाता है, एक स्टैग्नेशन आ जाता है, तब इनका ग्रोथ भी रुक सा जाता है। एक दौर था जब टूथपेस्ट का पेनिट्रेशन बढ़ रहा था, रूरल मार्केट्स में भी उसका यूज बढ़ रहा था। उस टाइम कोलगेट कंपनी बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी, लेकिन अब वो मार्केट सैचुरेट हो चुका है। इसलिए जैसा रिटर्न पहले आपको कोलगेट दे सकता था, अब वैसा नहीं मिलेगा। इन कंपनियों में आप कैपिटल एप्रिसिएशन के माइंडसेट से मत इन्वेस्ट करिएगा। ये कंपनी आपका कैपिटल प्रिजर्व करके रख सकती है और इनसे आपको थोड़ा रिटर्न कंसिस्टेंटली मिलता रहेगा। कैक्टस रेगिस्तान में पाए जाने वाले वो पेड़ हैं जो बहुत ही अजीब से होते हैं। ये कभी तेज रफ्तार से ग्रो नहीं करते, मतलब कि इन कंपनीज में अर्निंग्स ग्रोथ बहुत लो होती है और स्लो होती है, मतलब कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट भी लो होता है। लेकिन कैक्टस ज्यादा पानी भी नहीं मांगता, यानी कि प्रॉफिट्स को कंपनी में ज्यादा री इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता। ऐसी हालत में शेयर होल्डर्स को ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड मिलता है। लेकिन ऑथर के हिसाब से आप ऐसी कंपनियों से जितना दूर रह सकें उतना अच्छा। जैसे कैनबिस जो कि एक ड्रग प्लांट है, उसका पौधा बहुत ज्यादा पानी मांगता है, इतना कि आपके गार्डन की बाकी पेड़ को सफर करना होगा। इनका ग्रोथ तो बहुत तेज होता है, लेकिन इस पौधे से रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ही लो होता है। ठीक ऐसे ही अक्सर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट किसी भी हालत में ग्रोथ को चेज करने को तैयार रहते हैं, लेकिन इसके लिए अनकंट्रोल्ड पैसा खर्च होता है। ऐसे बिजनेस मॉडल में जहां लो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मिलता है, बेहतर है कि आप लो ग्रोथ चुनें। हाई ग्रोथ वैल्यू को खत्म करने का काम करती है। बैम्बू ट्री बहुत टाइम लगाती है ग्रो करने में, शुरुआत में काफी सालों में ये जमीन के अंदर ही रहती है। बिजनेस टर्म्स में इनका ग्रोथ भी लो होता है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी। लेकिन अगर आपने किसी ऐसी कंपनी का पोटेंशियल समझ लिया और वो क्लिक कर गया, तो जनाब रिटर्न हमेशा मल्टीफोल्ड मिलेगा आपको। गूगल को ही देख लीजिए, शुरुआत में कुछ साल उन्होंने सिर्फ सर्च इंजन पे काम किया, लेकिन कंपनी के लीडरशिप का और उनके बोर्ड का विजन इतना बड़ा और बढ़िया था कि कई साल तक R&D के बाद बहुत कम टाइम इंटरवल में आज कितना कुछ डाइवर्सिफाई कर चुके हैं और एक पेरेंट कंपनी अल्फाबेट बन गई है, जो कि आज हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू एग्रीगेट करती है। नतीजा ये हो कि गूगल के जितने भी अर्ली इन्वेस्टर्स थे, उन्हें इन्वेस्टेड पैसे से मल्टीपल टाइम्स रिटर्न्स मिला। पाम ट्रीज वैसे स्टॉक्स होते हैं जो सीजनल होते हैं, अक्सर लो ग्रोथ, लो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और हाई ग्रोथ और हाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में ट्रांजिशन करती रहती है। जैसे कि शुगर कंपनी का स्टॉक, उनका प्रोडक्शन साइकिल ऐसा है कि अगस्त से लेकर मार्च तक उनकी फैक्ट्री पूरी कैपेसिटी में चलती है और अप्रैल से लेकर जुलाई तक फैक्ट्री शटडाउन में होती है। आपको सीजनल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले उनका साइकिल समझना होगा, नहीं तो आप सही एंट्री और एग्जिट स्ट्रैटेजी नहीं बना पाएंगे। चंपक जो अब तक गौर से आर्यन की बात सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं ये तो समझ गया कि इन्वेस्टमेंट के लिए बैनियन ट्री सबसे अच्छा होता है, लेकिन बैनियन ट्री को स्पॉट कैसे करेंगे? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा कि आपको हमेशा रिसर्च करते रहना होगा और कोई तरीका नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में और डिस्कस करेंगे कि कैसे स्टॉक मार्केट में साइकिल्स को समझना जरूरी है। दोस्तों, जैसा कि लाइफ में होता है, कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में चीजें मूव नहीं करती, हमेशा अप डाउन ऊपर नीचे तो लगा ही रहता है। भाई ऋतिक रोशन वाली मूवी का वो गाना याद है ना, इधर चला मैं उधर चला जाने कहा मैं किधर चला, अरे लुढ़क गया। स्टॉक मार्केट में भी अक्सर ऐसा होता रहता है। ठीक वैसे ही कभी स्ट्रेट लाइन में ऊपर नीचे नहीं जाता,
स्टॉक प्राइस भी ऊपर नीचे होता रहता है, कभी बहुत तेजी से प्रोग्रेस होती है उसकी, तो फिर एक स्लो डाउन आ जाता है। आपको अवेयर होना चाहिए इन साइकिल्स को समझने के लिए, ताकि आप इसमें ओवर रिएक्ट करने से बच जाएं। न्यूटन का थर्ड लॉ याद है ना, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब ये कि हर न्यूज, हर क्वार्टर का रिजल्ट, कोई भी वो इन्फॉर्मेशन जो कंपनी से रिलेटेड है, उससे कंपनी की स्टॉक प्राइस पे डायरेक्ट असर पड़ता है। एक पेंडुलम की तरह स्टॉक प्राइस भी अपने सेंटर में लेफ्ट राइट होता रहता है, झूलता रहता है। पॉजिटिव न्यूज आएगी तो अपने सेंटर से राइट की तरफ मूव कर सकता है, और नेगेटिव न्यूज आ गई या किसी ने अफवाह फैला दी तो बाप रे बाप, अपने सेंटर से पास वापस आएगा या सेंटर से लेफ्ट की तरफ चला जाएगा। अब हम ह्यूमन बीइंग्स है भी तो नेचर से बाय इमोशनली डिफॉल्ट, है ना। ये क्वालिटी लगभग हर इंसान में आपको मिल जाती है। इमोशंस हमारे बिहेवियर को ड्राइव करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। जब इन्वेस्टर्स ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं तो बढ़ चढ़कर इन्वेस्ट करते हैं, जिसके बाद शेयर प्राइस बढ़ने लगता है। लेकिन अगर कंपनी का रिजल्ट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आया तो शेयर प्राइस गिरने लगता है। फिर होता यह है कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस गिर जाता है और शेयर की डिमांड कम हो जाती है। फिर कंपनी की ग्रोथ होती है और वैसे इन्वेस्टर्स जिन्होंने पैसा लगाया था वो उनको अच्छा प्रॉफिट होता है। ऐसे में फिर से लोग अट्रैक्ट होते हैं उस शेयर की ओर और फिर से शेयर प्राइस बढ़ने लगता है। ये डिमांड और सप्लाई का लूडो ऐसे ही एक साइकिल की तरह चलता रहता है दोस्तों। एक बहुत ही अच्छा टूल है स्टेज एनालिसिस, जिससे आपको आसानी होगी ये समझने में कि कौन सी कंपनी किस साइकिल से गुजर रही है। आपको एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस के साथ साथ सीखना होगा। जब आप प्राइस, वॉल्यूम और फंडामेंटल स्टडी कर ही लें तो आप 4 स्टेज में से साइकिल्स को बांट सकते हैं। जब कंपनी स्टेज 1 में होती है तो उसका इक्विलिब्रियम वाला फेज चल रहा होता है। ऐसा तब होता है जब बिजनेस में ग्रोथ लो होती है और मार्केट कंडीशन भी अच्छी ना हो। कंपनी के शेयर खरीदने में कोई इंटरेस्टेड नहीं होता और कंपनी को अपना पोटेंशियल प्रूव करना बाकी होता है। स्टेज 1 में बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी लगभग ना के बराबर होती है। वॉल्यूम भी बहुत कम होता है। स्टॉक प्राइस साइडवेज ट्रेंड कर रहा होता है और मूविंग एवरेज से कम है। ऐसा होता इसलिए क्योंकि कोई स्टॉक खरीदने की जल्दी में नहीं होता और ना ही इंस्टीट्यूशनल बायर्स कोई इंटरेस्ट दिखाते हैं। इस स्टेज का टाइम फ्रेम फिक्स नहीं होता है, दिन, महीने, सालों तक चल सकता है। तो आप डिसाइड कैसे करेंगे कि आपको कब इन्वेस्ट करना है? जब कंपनी आइडियाज को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दे। सबसे लोएस्ट प्राइस में खरीदना एनालिस्ट लोग बेवकूफी मानते हैं। राइट प्राइस पे बाय करना ज्यादा जरूरी होता है जब स्टॉक तैयार हो सिग्निफिकेंट ग्रोथ के लिए। इसीलिए आपको इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि भाई सबसे लोएस्ट अब जब आएगा, जब सबसे ज्यादा नीचे गिर जाएगा, मैं तभी खरीदूंगा स्टॉक को। समझ रहे हैं? स्टेज 2 होता है अक्यूमुलेशन फेज, यानी कि स्टॉक प्राइस साइडवेज ट्रेंड को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल जाता है। प्राइस पैटर्न हायर हाई बनाता है और हायर लोज भी बनाता है। मतलब कि प्राइस जब बढ़ता है तो वहां रुकता है जहां वो अपने पिछले हाई से भी ज्यादा होता है। यानी कि अगर कल 20 पे रुका था तो आज 30 पे जाके रुका, और जब नीचे गिरता है तो पिछले लो से भी ज्यादा होता है। यानी कि अगर कल 10 पे बंद हुआ था तो आज 8 पे या 5 पे बंद हुआ। मोटे तौर पे कहें तो ट्रेंड अपवर्ड होता है। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज जैसे 20 दिन का मूविंग एवरेज 50 या 200 दिन के मूविंग एवरेज से ज्यादा होता है। ज्यादातर दिन प्राइस ऊपर ही ट्रेंड करता है। इस स्टेज में रेजिस्टेंस सबसे कम होता है, सप्लाई लिमिटेड होती है क्योंकि कोई बेचने की जल्दी में नहीं होता। एक बात का और ध्यान रखना है दोस्तों आपको कि वॉल्यूम कैसा है। जनरली 2 से 3 गुना ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिलेगा स्टेज में। स्टेज 3 में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इस फेज में सेलर्स डोमिनेट करते हैं मार्केट को। स्टॉक प्राइस एक ट्रेडिंग रेंज में लॉक्ड रहती है कुछ हफ्ते या फिर कुछ केसेस में महीनों तक। जब ये फेज खत्म होता है तो मार्केट का डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। कुछ क्लासिक पैटर्न्स होते हैं जैसे डबल टैप या ट्रिपल टॉप, जिसको आप वॉच आउट करते रहिए इस फेज में। आखिरी स्टेज होता है डिक्लाइनिंग फेज। जैसा आपने पहले देखा कि कैसे सारी चीजें साइक्लिकल होती हैं, बिजनेस में कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। हर कंपनी में ऐसा स्टेज आता है जहां वो स्टैग्नेट कर जाती हैं और ग्रोथ भी कम होने लग जाती है। कुछ सेक्टर्स सैचुरेट करते हैं क्योंकि पेनिट्रेशन हाई हो चुका होता है। जो कंपनी इवॉल्व नहीं करती या फिर स्लोली इवॉल्व करती है उनका डिक्लाइन होना तय है, और इस स्टेज पे आने के बाद प्राइस फ्री फॉल में आ जाता है। लोअर हाई एंड लोअर लो बनने लगते हैं, यानी कि नया हाई पिछले हाई से कम होता है और नया लो पिछले लो से भी कम होता है। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के नीचे ही होता है। अब आपने इस एपिसोड में सीखा कि कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि कंपनी अभी कौन से स्टेज में है और इस स्टेज में क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी यूज कर रही है। हमेशा इवैल्यूएट करते रहिए दोस्तों कि आपकी प्रोस्पेक्टिव कंपनी का अभी कौन सा स्टेज चल रहा है और अपनी प्लानिंग को उसी तरह चेंज करते रहिए। दोस्तों इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में जहां हम जानेंगे पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए आपको गोल्स कैसे सेट करने हैं। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे इन्वेस्टर को कंपाउंडिंग और पोर्टफोलियो रिटर्न्स अचीव करने के लिए गोल सेट करने हैं। सबसे आसान तरीका दोस्तों होता है कि बेंचमार्क को कम से कम 10% से बीट किया जाए।
इंडिया में सेंसेक्स का एवरेज रिटर्न करीब 15% के आसपास होता है, तो आपको एम करना चाहिए कि करीबन 25% का रिटर्न तो मिले बॉस। मतलब कि आपको 3 साल में अपने पैसों को डबल करने की कोशिश करनी चाहिए। ट्री एनालॉजी पढ़ने के बाद आपको लग सकता है कि 100% पैसा बैनियन ट्री पे ही लगाना चाहिए, लेकिन इसके कुछ चैलेंजेस होते हैं। इन कंपनी के स्टॉक प्राइस सिर्फ बियर मार्केट में ही डिस्काउंटेड रेट पे मिलते हैं, इसलिए लंबे समय तक आपको कैश लेके इंतजार करना होगा। अगर बुल मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया तो अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट मत कीजिए। ऐसी सिचुएशन में चांसेस कम ही होते हैं कि आप सेंसेक्स के रिटर्न को बीट कर पाएंगे। सवाल यह है कि अब आप मार्केट को बीट आकर करेंगे कैसे। इसके लिए आप एक रेशियो में इन्वेस्ट कीजिए। कोर और सैटेलाइट पोर्टफोलियो को 70-30 के रेशियो में इन्वेस्ट कीजिए। कोर पोर्टफोलियो में 10 से 15 हाई क्वालिटी स्टॉक्स को रखिए, यानी कि बैनियन ट्रीज को रखिए। 30% सैटेलाइट स्टॉक्स के लिए ऐसी कंपनी चुनिए जो मैंगो ट्री से बैनियन ट्री की तरफ ट्रांजिशन कर रही है, या फिर चुनिए बैम्बू ट्री को जो अपना पोटेंशियल अब रियलाइज करेगी, तब आपको शानदार रिटर्न देगी। पाम ट्री जो साइक्लिकल बिजनेस है, आप उनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सैटेलाइट पोर्टफोलियो कंपनी सिर्फ अच्छे रिटर्न देने के लिए नहीं होते, उनमें से कुछ कंपनीज ऐसी भी होंगी जो सैटेलाइट से कोर में जाने की पोटेंशियल रखती हैं। दोस्तों, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी कि आरएसआई बहुत ही अच्छा इंडिकेटर होता है किसी भी स्टॉक के परफॉर्मेंस को जज करने के लिए। आरएसआई आपको ये बताता है कि स्टॉक ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड। आपको आरएसआई को 70 और 30 पर सेट करके रख सकते हैं। अब आरएसआई 70 के पास हो तो इसका मतलब ये होता है कि ये स्टॉक बहुत ज्यादा खरीदा गया है। जब आरएसआई 30 के पास हो, इसका मतलब ये हो सकता है कि स्टॉक बहुत ज्यादा बेचा गया है। आरएसआई 70 के नीचे आते ही आपको स्टॉक सेल करने के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। जब आरएसआई 30 के ऊपर आने लगे तो सही टाइम है एनालाइज करने का कि स्टॉक को खरीदना चाहिए या नहीं। लेकिन आपको ख्याल रखना है कि आइसोलेशन में ये डिसाइड नहीं कर सकते कि स्टॉक खरीदना है या नहीं। आरएसआई के साथ साथ और भी फैक्टर्स होते हैं कंसिडर करने के लिए। एक और अच्छा तरीका होता है स्टॉक्स को स्क्रीन करने का, जो कि है मशीन फॉर्मूला। एम फॉर मेगा ट्रेंड्स, जिसमें आपको वॉचफुल रहना होगा ट्रेंड्स को लगातार, जिसमें आपको वॉच करना होगा ट्रेंड्स को लगातार ताकि आप कुछ मिस ना करें। उसके बाद ए फॉर एक्शन, यानी कि प्राइस और वॉल्यूम का एक्शन कैसा है, इससे आपको मार्केट मूवमेंट का पता चलेगा। फिर सी फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, आप जिस स्टॉक को वॉच कर रहे हैं उनके पास क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है बाकी कंपनियों के कंपैरिजन में, ये भी तो जानना जरूरी है ना। एच फॉर हाई क्वालिटी, मतलब ये कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना अच्छा है उस कंपनी का। आई फॉर इम्प्रूवमेंट, कंपनी क्वार्टर दर क्वार्टर अपना परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव कर रही है। एन फॉर न्यू, कंपनी में इनोवेशन का क्या स्कोप है। फॉर इम्प्रूवमेंट, कंपनी क्वार्टर दर क्वार्टर अपना परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव कर रही है। एन फॉर न्यू डेवलपमेंट, कंपनी में इनोवेशन का क्या स्कोप है, नए प्रोडक्ट्स को कंपनी डेवलप कर रही है या नहीं। ई फॉर एग्जीक्यूशन, कंपनी कैसे अर्निंग्स को अपने ऑपरेशनल प्लान में इंटीग्रेट करती है। किसी भी बिजनेस को डीप में एनालाइज करने से पहले आपको बिगर पिक्चर की क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आप बिगर पिक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो आप ट्रेंड में शिफ्ट को भी पहचान सकते हैं। जैसे कि इंडिया में आईटी सेक्टर का रेवोल्यूशन, पीएसयू बैंक से प्राइवेट बैंक्स का शिफ्ट, फार्मा और केमिकल सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग चाइना से इंडिया में शिफ्ट हुई। ये सारे मेगा ट्रेंड्स हैं जो आपको मटेरियलाइज होने से पहले ही समझ में आ जाने चाहिए। मेगा ट्रेंड्स को आप शॉर्ट टर्म या साइक्लिकल ट्रेंड से कंफ्यूज मत कीजिएगा दोस्तों, जैसे कि स्टील, शुगर जैसी इंडस्ट्री में होता है। अब आते हैं टेलविंड पे। टेलविंड मतलब कि आपके ट्रैवल की डायरेक्शन में जो विंड ब्लो करती है, जिससे आपके ट्रैवल में और आसानी होती है। लेकिन एक अच्छी कंपनी को टेलविंड की कैसी जरूरत पड़ सकती है, बताते हैं। मकर संक्रांति पे आपने पतंग तो उड़ाई होगी ना। आपकी पतंग कितनी भी अच्छी क्वालिटी की हो, लेकिन अगर विंड ना हो तो आप पतंग नहीं उड़ा पाएंगे। ठीक ऐसे ही अगर आप स्विमिंग कर रहे हो और टाइड आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो आपको ज्यादा एफर्ट्स लगाने होंगे, लेकिन अगर आप वेव के डायरेक्शन में स्विम कर रहे हैं तो आप कम एफर्ट में भी ज्यादा तेजी से स्विम कर सकते हैं। बस कुछ ऐसा ही होता है स्टॉक्स के साथ भी। अगर वेव आपके साथ है तो आपको इसका फायदा जरूर होगा। इंडिया की इकोनॉमी अभी ग्रोथ की तरफ बढ़ रही है। कुछ सेक्टर्स जैसे फाइनेंशियल सेक्टर के पीछे अभी टेलविंड भी है। इनको कुछ अंडरलाइंग फैक्टर्स जैसे डिजिटाइजेशन, मोबाइल पेनिट्रेशन, अर्बनाइजेशन, इंटरनेट कनेक्टिविटी एडवांटेज मिल रहा है। मेगा ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने का एक और आसान तरीका है, आप जब फ्रिक्वेंट डिस्कशन सुनने लगे कई प्लेटफॉर्म पे किसी स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर, तो आपको और डीप डाइव करने की जरूरत है। इंडिया में 130 करोड़ पॉपुलेशन है, लेकिन ब्रॉडबैंड और वायरलेस कनेक्टिविटी में अभी बहुत पेनिट्रेशन होना बाकी है। फाइनेंस, फूड, एजुकेशन, सारे ही सेक्टर्स में एंटरप्रेन्योर्स नए नए आइडियाज लेके आ रहे हैं। ऐसे माहौल में काफी सारे वेंचर कैपिटलिस्ट इन कंपनियों पे पैसा लगा रहे हैं। इंडिया में अभी खुद 70 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स हो चुके हैं। सेबी ने भी अपने गाइडलाइंस रिवाइज किए हैं और लॉस मेकिंग कंपनी को भी लिस्ट करने की आजादी मिल रही है। अगर आप एक्टिव डीमैट अकाउंट होल्डर्स की बात करें तो मार्च 2020 से मार्च 2022 तक ये नंबर डबल हो चुका है। जी हाँ, लॉकडाउन की पीरियड के दौरान इतने लोग
इन्वेस्टर्स बने हैं कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। CLSTL जो डिपॉजिटरी बॉडी है जहां हमारे शेयर जमा होते हैं, उसने सिर्फ 2 साल में पर शेयर इक्विटी को 2 रुपए से बढ़ा के 6 रुपए कर दिया है। इसका मतलब यह है कि दोस्तों, ट्रेंड अगर आपने शुरुआती दौर में पहचान लिया तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन ऐसा आसानी से नहीं होगा, आपको काफी टाइम लगाना होगा इसको समझने के लिए। अभी चर्चा जारी रहेगी, मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जहां हम स्टॉक मार्केट में डिमांड और सप्लाई कैसे काम करती है इसको समझेंगे। हम चर्चा कर रहे हैं यू कैन कंपाउंड की बुक समरी के ऊपर, जिसे अडैप्ट किया है नितिन झा ने। तो कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं कि कैसे आप एक हैबिट डेवलप कर सकते हैं इन्वेस्ट करने की। जेफ बेजोस ने अमेज़न में अपने एम्प्लॉयज के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम फ्लाईव्हील कॉन्सेप्ट बनाया था। जेफ ने कंपनी के एम्प्लॉयज को एनकरेज करना शुरू किया कि वो डिसिप्लिन होकर इन्वेस्ट करें। लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए वो बहुत ज्यादा अमाउंट सेव करने के लिए नहीं कहते, लेकिन हैबिट बिल्ड करने के लिए एक छोटे अमाउंट से शुरुआत करना जरूरी है। क्योंकि जब आपका इन्वेस्टमेंट का पहिया घूमने लगे तो आप कभी भी उसको एक्सेलरेट कर सकते हैं। जैसे पिछले 20 सालों में प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनी की लाइन लग गई। उबर दुनिया की सबसे बड़ी राइड शेयरिंग कंपनी है, लेकिन उनके पास खुद की कोई गाड़ी नहीं। एयरबीएनबी जो दुनिया की सबसे बड़ी अकोमोडेशन प्रोवाइडर है, वो खुद कोई प्रॉपर्टी ओन ही नहीं करती। अलीबाबा सबसे बड़े ऑनलाइन होलसेलर है, लेकिन उनके पास भी कोई इन्वेंट्री नहीं होती। तो ऐसा क्या है कि ये सारी कंपनी इतनी सक्सेसफुल? इन कंपनियों की सक्सेस का कारण है कि इन्होंने एक सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म बनाया, उस पर सेलर्स को लेके आए, कस्टमर्स का ट्रैफिक बढ़ाया, उन कस्टमर्स ने प्रोडक्ट खरीदा और फिर जैसे जैसे अच्छे एक्सपीरियंस यूजर्स को हुए, उस हिसाब से वो दोबारा आते रहे और अपने साथ वालों को भी रिकमेंड करते गए। ऐसा करके उन्होंने एक साइकिल क्रिएट कर दिया, जिससे उनके पास रिपीट क्लाइंट्स आने लगे और उनका ग्रोथ इंक्रीमेंटल होने लगा। फ्लाईव्हील कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए। क्या इस कॉन्सेप्ट को आप इन्वेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं बताऊंगा कैसे। स्टेप 1, खुद को समझिए। क्या आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं या कंजर्वेटिव? आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है? आप फुल टाइम इन्वेस्टर बनना चाहते हैं या पार्ट टाइम? और अगर लॉस हुआ तो उससे आपकी फैमिली पर कितना इमीडिएट असर पड़ेगा? आपकी इनकम का सोर्स सिर्फ एक है या मल्टीपल? खुद को जितना बेहतर आप जानेंगे, उतना ही अच्छी स्ट्रैटेजी आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए बना पाएंगे। और हाँ, सीखने के लिए हमेशा तैयार रहिए। स्टेप 2, आप अक्सर सुनते हैं कि नॉलेज इज पावर, लेकिन अगर नॉलेज को अप्लाई नहीं किया तो वो किसी काम की नहीं है दोस्त। आपको अपना इन्वेस्टमेंट गोल पता होना चाहिए। अगर आप अगले साल कार खरीदने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो स्टॉक सही ऑप्शन नहीं है। कुछ महीने में अगर मार्केट में फ्लक्चुएशन हुआ तो आपका पैसा तो जाएगा ही, आपका गोल भी पूरा नहीं हो पाएगा। स्टेप 3, अपने एक इन्वेस्टमेंट का सिस्टम बनाएं। आप किस सेक्टर की किस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे और उसके लिए आपने किस लेवल का टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस किया है, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी है कि आप बार बार अपनी स्ट्रैटेजी चेंज ना करें। स्टेप 4, आपको अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बिल्ड करते रहना होगा। अपने पहले के इन्वेस्टमेंट में विन, लॉस और एरर्स को पॉइंट आउट कीजिए। जो गलतियां की हैं उनसे सीखें और कोशिश करें कि वो गलतियां दोबारा ना हो। ये रिबैलेंसिंग का एक्सरसाइज हमेशा चलती रहती है। स्टेप 5, अपना इन्वेस्टमेंट जर्नल मेंटेन कीजिए। इसमें आप सब कुछ डॉक्यूमेंट करके रखिए। इसमें आपके पोर्टफोलियो कंपनी और टारगेटेड कंपनी दोनों का डेटा होना चाहिए। स्टेप 6, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा इन्वेस्टमेंट होल्ड करके रखना है और कौन सा नहीं। इक्विटी यानी स्टॉक्स में सबसे अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपका सारा पैसा वहीं लगा दो। आपके पोर्टफोलियो में अलग अलग एसेट क्लास की डाइवर्सिटी होनी चाहिए। स्टेप 7, इंप्रूवमेंट की साइकिल रुकनी नहीं चाहिए। आपको एक्सेल करने के लिए ट्रेडिंग में और लाइफ में भी हमेशा सीखता रहना होता है। अपनी गलतियों से तो आप सीखते हैं, लेकिन अच्छा इन्वेस्टर वो होता है जो दूसरों की गलतियों से भी सीख ले। उसके ऊपर आगे और डिटेल में बात करेंगे। स्टेप 8, आजकल के टाइम में डेटा और इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है दोस्तों। माउस के एक क्लिक से आप ढेर सारी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलने से आपका काम नहीं चलेगा। आपको ऐसा टूल चाहिए जो आपको बेहतर इंसाइट्स दे सके। अच्छा टूल हो तो आप कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कंपनियों को एनालाइज कर सकते हैं। ये सारे ट्रिक्स जान लेने के बाद कुछ दिन आपको पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए। थोड़ा डिसिप्लिन होकर कीजिए, ऐसे जैसे सचमुच के पैसे से कर रहे हैं। अपना इन्वेस्टमेंट पैटर्न बना लीजिए कि जब आप रियल मनी यूज करें तो आपको कुछ भी नया नहीं लगना चाहिए। एसेट एलोकेशन भी पैरेलली करते रहिए। जहां लॉसेस हो वहां कंट्रोल कीजिए और कैपिटल और रिटर्न को री इन्वेस्ट करते रहिए। इन 2 एपिसोड में हमने सीखा कि कैसे एक इन्वेस्टमेंट माइंडसेट बनाने के लिए खुद को एनालाइज करना जरूरी है। आप किस लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं ये क्लैरिटी आपको होनी चाहिए, तभी आप गोल्स को चेज कर सकेंगे। जब गोल्स क्लियर हो जाएं तो आपको उसके लिए इन्वेस्टमेंट पैटर्न बनाना होगा, और उसके लिए क्या क्या करना है उसी के ऊपर हमने अभी बात करी। तो चलिए, प्लानिंग करना तो आप सीख गए, अब टाइम है उसे इम्प्लीमेंट करने का। और वो कैसे करेंगे जानेंगे अगले एपिसोड में। जब इलॉन मस्क ने टेस्ला कार्स पे काम शुरू